So hello guys and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant. तो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी जिन लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे थे, एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा था, तो DSSB ने उसका भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया। तो हम लोगों की एक आदत है, हम अपना मेल चेक नहीं करते हैं, मगर DSSB लगातार आपको टेक्स्ट मैसेज भी कर रहा है और उसने मेल पर भी लोगों को मैसेज करे हैं। और अब क्या करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे एक स्टूडेंट का है, मैं उसका थोड़ा एप्लीकेशन नंबर हाइड कर देती हूँ। बाइजत उसको मेल आया हुआ है विद उसके एप्लीकेशन नंबर, मतलब उन्होंने एप्लीकेशन नंबर भी लिख के दिया हुआ है, आपको लिंक भी प्रोवाइड करा है कि इस लिंक पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। तो वहीं पर आप देखोगे मेल पर, तो आपका एप्लीकेशन नंबर गिवन है, किस तरीके से आपको पासवर्ड लगाना है, डेट ऑफ बर्थ के साथ स्लैश लगा कर और चेंज करना है। ठीक है। दूसरी बात, बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि मैम हम फोटो लेकर जाएं या ना लेकर जाएं। तो इस पर इंस्ट्रक्शन भी मेंशन है कि कैंडिडेट को क्या है, अपना जो आपका ई एडमिट कार्ड है उसकी फोटोकॉपी लेकर जाना है। ठीक है। फोटो आईडी प्रूफ इन ओरिजिनल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो ये मतलब बोला कि अपना ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ ले जाए, आधार कार्ड ले जाए या पैन कार्ड ले जाए, तो उसमें फ़ोटो भी रहता है। ठीक है। और मैंने बोला था अगर आपको फ़ोटो लेकर ही जाना है तो फ़ोटो एक सेफ साइड के लिए रख लो। अब एक बच्चा पूछ रहा था मैम फ़ोटो कितना बड़ा लेके जाए, कि पासपोर्ट साइज़ लेके जाए या फिर बड़े में। तो इतने बड़े में नहीं चाहिए, आप अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक रख लेना, अगर नीड होती है तो ठीक है। अदरवाइज वैसे आपका मेंशन है कि फ़ोटो आईडी प्रूफ चाहिए, ऐसी आईडी प्रूफ जिसपे आपका फ़ोटो लगा। ठीक है। इन्होंने इतना ही आपसे मांगा है। और उसके बाद इसमें लिखा है कि आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पे अलॉटेड टाइम पे पहुंच जाना है। आप लेट होते हो तो आपकी एंट्री नहीं होगी जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। 1 घंटे पहले का आपका अलॉटिंग टाइम होता है। ठीक है। अब बात है ड्रेस कोड की। ठीक है। तो आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा और उसमें मेंशन है नीचे की तरफ कि आपको हाफ टी शर्ट पहनकर जानी है। ठीक है। स्लीपर पहनने हैं या सैंडल पहननी है, वो भी क्या है, मतलब आपको शूज़ नहीं पहनने, बेसिकली पैर आपका बंद नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए खुले में रखना है, इसलिए चप्पल या फिर सैंडल ये आपको यूज़ करनी है। ठीक है। और हाफ टी शर्ट बोला है। वैसे आप देखोगे मौसम दिन के टाइम में काफ़ी गर्म है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। बच्चे बोल रहे थे मैम बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो दिल्ली में इतनी सर्दी नहीं है। आज ही मैं दिल्ली गई थी तो काफ़ी गर्मी थी वहाँ पर। ठीक है। लोग वहाँ पे समर के कपड़ों में अच्छा खासा घूम रहे हैं। तो आपका एग्ज़ाम अगर मॉर्निंग शिफ्ट वाले हैं, ठीक है, मैं बताती हूँ मॉर्निंग शिफ्ट वालों के साथ क्या होगा, अपने घर से जैकेट पहन कर निकलो, हाफ टी शर्ट अंदर होनी ही चाहिए। ठीक है। इन केस उन लोगों ने आपको जैकेट पहन के नहीं जाने दिया तो आप अपनी जैकेट निकाल कर हाफ टी शर्ट में जा सको। ठीक है। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग चलो। शूज़ मत पहनना, ठीक है, स्लीपर या सैंडल पहनना, बेल्ट मत लगाना, कोई भी एसेसरी मत पहनना, हाथों में कानों में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं पहनना है, और अपना अच्छे से एग्ज़ाम देना। ऑल द बेस्ट, घबराना नहीं है। ठीक है। आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। जैसे कि आप लोग लास्ट ईयर का देखो, बच्चे खुद बता रहे हैं, जो कि वो बच्चे हैं जिन्होंने उस एग्ज़ाम को दिया भी होगा, शायद कुछ लोगों ने अपने किसी फ्रेंड्स से, अपने कलीग से पूछा भी होगा। जो 2019 में आपका पेपर हुआ था, उस पेपर में क्या था कि लोगों को मुझे कमेंट में भी बताया कि मैम वो बच्चे उसको क्लियर ही नहीं कर पाए थे स्टैट्स को। उन्होंने क्या किया था, पेपर 1 के अकॉर्डिंग ही, जिसके पेपर 1 में ही 80 आ गए और उसके स्टैट्स में 10-20 नंबर, मतलब 20 मान लो, 90 के मान लो, चलो 90 कट ऑफ थी, 92 कट ऑफ थी जनरल की, 80 बच्चा उसी में से ले आया पेपर ए में से ही। मान लो वो था कोई एसएससी का स्टूडेंट, इनका पेपर 1 बहुत स्ट्रॉन्ग था। ठीक है। एसएससी का तो लेवल और भी हाई होता है। DSSB भी पेपर 1 अच्छा खासा वो देते हैं, क्योंकि सबको पता है DSSB में बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं। और अगर आप अपने इस बार के देखोगे 15,000 लोगों ने इस स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, जिसमें कि करीबन 1800 लोग तो मेरे साथ ही हैं यहाँ पर हमारे चैनल पर। बाकी और भी जो चैनल्स होंगे या कहीं वो पढ़ रहे होंगे वो लोग भी हैं। ठीक है। मेनली तो ज़्यादातर ये नहीं होता कि जितनों ने अप्लाई किया है वो सब जाते हैं, 15,000 में काफ़ी है जो नहीं जाते हैं। तो बच्चे बता रहे थे कि मैम पिछली बार सीट्स वैकेंट गई थी क्योंकि बच्चों के नंबर ही नहीं आए थे, वो एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, पेपर ए के भरोसे ही उनको क्लियर करवा दिया। उन्होंने स्टैट्स में 10-20 नंबर भी अगर आ गए
अगर पेपर ए में वो 80 ले आए और यहाँ पे से 10-15 भी आ गए तो वो क्लियर थे, ठीक है। मगर इस बार क्राइटेरिया हो सकता है क्या होगा ही कि स्टैटिस्टिक पे भी आपको, मतलब आप अगर वो देखोगे ना पूरा नोटिफिकेशन, तो उसमें लिखा हुआ है कि नंबर पेपर ए को क्लियर करने का कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि आपको उसको क्या करना है, क्लियर करना ही करना है। उसका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। जैसे होता है ना कि 40% अगर आपने पेपर ए में लाया होगा तभी आपकी आगे कॉपी चेक होगी। ऐसा DSSB के और एग्ज़ाम्स में है, ठीक है, कि आपको पेपर ए क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तभी आपका पेपर 2 चेक होता है। मगर यहाँ पर आपका क्या है, कंबाइंड कट ऑफ निकलती है ए एंड बी दोनों की, और जिसमें कि ए का आपको कोई क्वालिफाइंग ऐसा उसमें एज सच लिमिट नहीं बनाई है उन लोगों ने। तो अगर दिमाग से सोचा जाए तो स्टैटिस्टिक में आपको मिनिमम मार्क्स लाना ज़रूरी है, आपको लाना ही होगा। अब वो ऐसे थोड़ी ना होगा कि बच्चे पेपर ए वाले, तो मान लो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट है, अरे जिसको स्टैटिस्टिक ही नहीं आती है तो वो उसको एक ऑफिसर कैसे उस रैंक पे बैठा सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली तो उस पर वही कैंडिडेट जाना चाहिए ना जो कि उसके लिए क्या हो, उस सीट के लिए वो बना हो, उसको वो चीज़ आती हो, उसको स्टैट्स आती हो, उसको चीज़ें पता हो, उसको कैसे सर्वे करना है, कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। जैसे कि हम अनोवा पढ़ते हैं, अनोवा अभी तो हम पेन से निकाल रहे हैं फॉर्मूला, उसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सारे रिसर्च के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक आर होता है, रिसर्च के भी यूज़ होता है, बहुत सारे हैं, SPSS है आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ क्या है, स्टैटिस्टिक के एक सॉफ्टवेयर है जो क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा को मेजर करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। वैसे तो रिसर्च का पोर्शन आपके अभी तक तो स्टैट्स में इतना पूछा नहीं है, उन्होंने पूछा है तो आपके पेपर में सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से पूछ लिया है, वरना रिसर्च के टॉपिक्स भी आते हैं जिसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा आपका आपने पढ़ा था ना। क्वांटिटेटिव डेटा जो नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, क्वालिटेटिव डेटा जो कि कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो हमने क्वांटिटेटिव के क्या निकालने के फॉर्मूलेज देखे हैं, मीन, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, पैरामीट्रिक टेस्ट, ये सब क्वांटिटेटिव डेटा को मेजर करते हैं। और क्वालिटेटिव डेटा के लिए हमारे कौन से आए थे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है, वो सारे जो आपके H टेस्ट, U टेस्ट, वो क्या थे, जो किसी कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करते हैं। आपका काई स्क्वायर हमने पढ़ा था, एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। बेसिकली मैं आप इस क्लास में आपको छोटी छोटी चीज़ें बताने वाली हूँ आज, जिन्होंने अपना सिलेबस कर लिया है उनके लिए एक क्विक रिवीजन है। हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फास्टली। देखो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। मीन में क्या ज़रूरी है, मीन में आप उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ो, ठीक है। फॉर्मूले भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है बिना फॉर्मूले। मीन का फॉर्मूला तो सबको पता है, समीशन x डिवाइडेड बाय n, सिंपल। उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ो। दूसरा उसकी रिलेशन मीडियन मोड के साथ, ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के साथ। तो ये 4 चीज़ें हैं उस चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट जो आपको ज़रूर से पढ़ लेनी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका मीडियन, ठीक है। मीडियन के आपने देखा होगा, मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, एक डेटा दे दिया जाता है, इंडिविजुअल सीरीज दे देते हैं, ठीक है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल सीरीज को हमें कभी भी कुछ भी निकाल रहे हैं उसको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसी के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। और अगर मीडियन आपका निकालना है तो n+1/2, बेसिकली ये आपसे पूछते क्या है, या तो वो आपको क्या दे देंगे, डेटा इंडिविजुअल सीरीज का बेसिकली देते हैं, डिस्क्रीट का भी दे सकते हैं, उसमें आपको फ्रीक्वेंसीज दे देंगे। शायद मैंने क्वेश्चन कराया भी था, जब फ्रीक्वेंसीज देंगे तो आपको पहले CF निकालना होगा, फिर आप CF में n+1/2 को सर्च करते हैं कि कौन सी मीडियन क्लास मिलेगी। जो मीडियन क्लास मिल जाएगी फिर उसमें हम मीडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। अब मोड की बात करते हैं। आपका मोड है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ हो, तो मीडियन, मोड, इन दोनों की भी आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। और दूसरी चीज़ कि हम ग्राफ से मीडियन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारा क्या होता है, लेस देन, मोर देन, और जाहिर से हमारा जहाँ वो दोनों कर्व टकराते हैं उससे हमें हमारा मीडियन वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हिस्टोग्राम से हमारा मोड मिलता है, जो सबसे ऊपर जाएगा पॉइंट, वहाँ पे ऐसे हम इस वाली, मतलब वो जो बार था कट लगाकर बीच की मिड वैल्यू हमारी मोड हो जाती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। बेसिकली मैं अब आपको सारी ऐसे सिर्फ चीज़ें बताऊंगी जिनके क्वेश्चंस आए हुए भी हैं और बन भी सकते हैं आगे। मीडियन हो गया, मीन हो गया, मोड हो गया, सिंपल सबसे अच्छे। उसके बाद आते हैं
आपकी वेरिएशंस की जो बात करते हैं उसमें हमारा रेंज आता है। रेंज का क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था कि रेंज क्या होता है, ठीक है। आपकी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, उसका कोफिशिएंट निकालना हो तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस में लोएस्ट, ठीक है। नंबर इंडिविजुअल सीरीज आपको दे दी होगी। इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूस हो, हमें फ्रिक्वेंसी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या देखना है कि सबसे पहली वाली वैल्यू और सबसे लास्ट वाली वैल्यू, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, काम खत्म। हमें और कुछ नहीं करना उसमें, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, हाँ वन मोर थिंग, आपके क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल, डिसाइल, ये आपको निकालने आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो जाकर मेरी क्लास चेक करें, उसमें कराया हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, एक बार जैसे रात में आप सोने वाले उससे पहले मेरी क्लास लगाओ, लीड लगाओ, सुन लो, ठीक है। लिखना तो हमें सबको पता है, रिवाइज करना है, सिंपल लीड लगाओ। तो हमें क्या होता है, बुक हम कॉपी खोलते हैं, उसे पढ़ते हैं, जब लास्ट का टाइम आता है तो हमें नींद आती है, मन नहीं करता है। इसलिए सिंपल लीड लगाना, अपना सोने से 5-10 मिनट पहले देखो। स्टार्टिंग की जो क्लासेस हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, वो सारे टॉपिक आप एक साथ कवर कर सकते हैं। आपने मुश्किल, हम रील्स भी तो देखते हैं, शॉर्ट्स भी तो देखते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं। उसकी जगह आप एक बार लीड लगाने की कोशिश करो और वो क्लास देखने की कोशिश करो, तो आप एक साथ 10 या 5, 6, 7 क्लासेस देख लोगे। 5 से 6 मिनट की क्लासेस है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 मिनट की होंगी, उससे ज़्यादा नहीं थी वो क्लासेस। मैंने बहुत शॉर्ट बनाई थी, ठीक है। और उसके बाद अब आपका आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस, आपका कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशंस था, आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सच्ची बता रही हूँ, उसके क्वेश्चन मैंने हमेशा देखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू में 100, ठीक है। या तो आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो, या फिर वो आपको बोलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, जिसमें कि आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन होगा, मीन गिवन होगा। तो फॉर्मूले याद होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है पेपर सारा बहुत ही टफ आता है। मान लो ये बात समझ लो कि उसका 50% पोर्शन वो है जो सिंपल वाली चीज़ें हैं, मगर हमारी लापरवाही की वजह से हम क्या करते हैं, टफ की वजह पे ज़्यादा फोकस करने के चक्कर में उन चीज़ों पे भी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए बोल रही हूँ क्लासेस देखो, बेसिक वाली चीज़ें भी पढ़ लो। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आपका अपना मीन डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ कि ओरिजिन या स्केल से वो अफेक्ट होते हैं नहीं होते, इंडिपेंडेंट टू ओरिजिन है या डिपेंडेंट टू ओरिजिन है, ये वाला फीचर इन सबका आपको पढ़ना है। उसका क्वेश्चन आपका आ ही जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रिग्रेशन आपका पार्शियल भी रिग्रेशन है, उसमें मल्टीपल रिग्रेशन भी है, सिंपल रिग्रेशन भी है। मैंने आपको बेसिकली मल्टीपल और पार्शियल प्रीवियस जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन करे हैं उन पे मैंने आपको चीज़ें बता दी, ठीक है। तो कल मैं आपको रिग्रेशन के वो टाइप्स बता दूंगी, ठीक है। टाइम सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम सीरीज के क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं। जैसे मैंने बताया था ना, स्टैटिस्टिक 5 सेक्शंस में डिवाइडेड आता है, तो 5 सेक्शंस में 20 क्वेश्चन आए, तो 20 में 5-5 क्वेश्चंस वो हर एक टॉपिक में से मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस वो पूछते हैं। 2019 का क्वेश्चन पेपर देखोगे, उसका फॉर्मेट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 15 में भी यही था कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आ गए एक साथ बहुत सारे, तो वो इसी की वजह से कि वो सेक्शन वाइज वो हर एक टॉपिक को वेटेज देते हुए वो चीज़ें कराते हैं। मैट्रिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सारे, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे टॉपिक एक साथ जो एडवांस वाले हैं, ठीक है। अब आपका इंडेक्स नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखा होगा कल क्वेश्चन करे थे हमने, फिशर का पूछ लेगा या फिर लास्ट पे का फॉर्मूला पूछ लेगा, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। उनकी प्रॉपर्टीज़, जो उनके टाइप ऑफ इंडेक्स हैं, उसमें क्या होता है, उनकी उस टेस्ट को वेरीफाई कराया जाता है कि कुछ फैक्टर्स को वो सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते, जिसकी टाइम रिवर्सिबल फैक्टर, तो फिशर को आइडल इंडेक्स नंबर माना जाता है। तो मैं आपको चीज़ें बताती हूँ कि जो अभी हमने ढंग से कवर नहीं हुई हैं। ढंग से क्या, उस मतलब वो 5-10 मिनट की ही क्लास है, मैं आपको अब कल अपलोड कर दूंगी, आपको आ जाएगा, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। ये नहीं है कि टाइम कम है या वो टॉपिक रह गया, वो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। जैसे जैसे मैं आपके पेपर को एनालाइज करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है। बेसिकली टाइम कम था, मेरा चैनल बना, आप लोगों को जुड़ने में टाइम लगा, तो इसलिए कंटिन्यूटी आने में टाइम हुआ। आप लोग बेसिकली मुझसे जनवरी से ज़्यादा जुड़े हो, जब से बच्चों ने बोला मैम ये कराओ वो कराओ। अगर आप लोग मुझे पहले मिल गए होते तो हमारा सिलेबस बहुत पहले कंप्लीट हो गया होता, रिवीजन भी अच्छे से हो गया होता। अब हमें रिवीजन भी, टॉपिक्स भी बचे हुए, सब एक साथ करना पड़ रहा है। मगर
हम नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट का होगा वो ज़रूर देंगे, ठीक है। मतलब आप लोग ज़रूर देंगे, मैं तो पढ़ाऊँगी ही। जैसे अभी हमारे टॉपिक छोटे छोटे हैं, मैं वो टॉपिक्स आपके पूरे पूरे डालूंगी, क्योंकि इसके बाद आपको CGL का पेपर JSO का ज़रूर देना है, ठीक है। पेपर 1 अपना स्ट्रॉन्ग करो, ये आपके ऊपर है, उसे स्ट्रॉन्ग करो। स्टैटिस्टिक की गारंटी मैं लूँगी, और JSO में आपका फाइनेंस भी है, इकोनॉमिक्स भी है, स्टैटिस्टिक भी है। तो ये मान लो कि जितनी स्टैटिस्टिक पढ़ ली है उसका थोड़ा उसको और ब्रॉड कर लेंगे हम, वरना इतना सफिशिएंट है। अगर आप अब JSO का पेपर देखोगे ना प्रीवियस ईयर, आप खुद जाकर उस पेपर को सॉल्व करके देखो, और जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रही हूँ उसमें वो JSO के ही क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। तो आप देखो कि उनका लेवल, अगर पूरा पेपर देखोगे तो आपने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस उसका कवर किया हुआ है। तो वो एग्ज़ाम आप लोग ज़रूर देना, मेरी मानो तो ज़रूर देना वो एग्ज़ाम। अब आप आराम से दे सकते हैं। फाइनेंस और इकोनॉमिक्स वेरी ईजी है, इतना टफ नहीं है। मैं पढ़ाऊँगी आपको फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स ही, ठीक है। उसके बाद आपका राजस्थान में भी, मतलब स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट जहाँ भी आती है, एक बार स्टैट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। जिन लोगों ने लास्ट 1 मंथ की प्रिपरेशन अपनी अब स्टार्ट करी है, आप इसको करो, उसके बाद उसको भी देना, ठीक है। अब थोड़ा अच्छे से पढ़ो, टाइम है तो टॉपिक हो जाएंगे। तो टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, ये सारे आपके बेसिक स्टैटिस्टिक का पार्ट है। प्रोबेबिलिटी, और इसमें से आपका 60% पेपर आता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि बिल्कुल एडवांस ही आता है। एक जो सेक्शन 1-2 सेक्शन ऐसे होंगे जिसमें आपको लगेगा कि हाय इन्होंने बहुत टफ पूछ लिया है, जहाँ पे आपको मैट्रिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, रैंडम वेरिएबल, ऐसी चीज़ें। आई होप आप लोगों को अब तो रैंडम वेरिएबल थोड़ा तो वो अच्छा लगने लगा होगा। वो जो अजीब सी लैंग्वेज रखी रहती थी, वो फंक्शनल लिख के रहते थे, ठीक है, कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, अब वो आपको समझ में आ जाएगी। अब पेपर में आ भी गया ना क्वेश्चन, तो आपको अगर नहीं भी आता होगा तो एक बार के लिए आप आइडिया लगा सकते हो, रैंडम वेरिएबल को कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। अगर एकदम से नया देखते तो आपको तो वो क्वेश्चन आप पढ़ के ऐसे ही छोड़ के ही चले जाते, मगर अब आपको वो रीड करना है। सबसे मेन होता है कि क्वेश्चन रीड करना है। अगर आपको क्वेश्चन रीड करके उसको हिंदी वाले तो चलो हिंदी में देख लेंगे, इंग्लिश वाले भी स्विच करके हिंदी में देख सकते हैं। जब इंग्लिश में समझ नहीं आया इंग्लिश वालों को, तो स्विच करके हिंदी में क्या ही समझ आ जाएगा। हिंदी वाले बल्कि स्विच करके इंग्लिश में समझ सकते हैं उन चीज़ों को, उन टॉपिक्स को, ठीक है, क्योंकि हिंदी में तो और भी टफ लिखा रहता है। तो रैंडम वेरिएबल, ठीक है आपका। फिर अब आप थोड़ा स्क्यूनेस है, किटोसिस है आपका, ये टॉपिक है। स्क्यूनेस का फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए भी आ जाता है, फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। ऐसे ही किटोसिस का भी आपका है, उसके बारे में पीकनेस बताता है, कितनी डिग्री उसकी पड़ती है। रैंडम वेरिएबल है आपका, हाइपोथेसिस है आपका, अनोवा, अकेला अनोवा हाइपोथेसिस में पूरा भारी है। उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, MSc पूछ लेंगे, SSB पूछ लेंगे, एरर पूछ लेती हैं। कोई भी मिसिंग हमने जो टेबल करी थी वो आपका JSO का ही क्वेश्चन है, और आपका प्रीवियस ईयर 2019 में भी ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है। हाइपोथेसिस में मैंने आपको नॉन पैरामेट्रिक के टेस्ट कराए हैं, उस वीडियो को पढ़ लेना। आपका नॉन पैरामेट्रिक का रैंक सम टेस्ट आया था, लास्ट क्वेश्चन था 2019 के क्वेश्चन पेपर का वो, ठीक है। आपका 100th क्वेश्चन था नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। तो बेसिकली मैंने आपको इसमें इंफॉर्मेशन, आपकी एडमिट कार्ड को, आपके एग्ज़ाम को, आपका ड्रेस कोड क्या रहना है, कैसे आपको जाना है, इस सब के बारे में, और आपके टॉपिक्स बताए हैं। सो अब है रिवीजन टाइम, प्रैक्टिस करो। थोड़ा ये भी मत सोचो मैम भी मुझे प्रैक्टिस करा दे, बस बिल्कुल मैं ही आपको दे दूँ सॉल्व करके खुद से। अगर कई बार ये हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई या कुछ हो गया, क्लास अपलोड नहीं कर पाई, जैसे आज मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कराए, तो ये नहीं है अगर मैं नहीं कराऊंगी तो आप नहीं करोगे, खुद से करो। क्योंकि जो टेस्ट सीरीज दी है, जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको कराए हैं, वो ही सारे थे जिनके सोल्यूशन पूरे नहीं थे। डायरेक्ट उसका वो था, आपको आंसर टिक वाला गिवन था। मगर जो बाकी मैंने आपको टॉपिक्स वाइज जो दिए हैं, उन सबके पूरे फुल फ्लैश सोल्यूशन है। प्रोबेबिलिटी मैंने पूरी दी है सॉल्व करके, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस में ही दिक्कत होती है सॉल्व करने। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम होती है, तो उनके तो पूरे सोल्यूशन है, उसमें तो आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं है, खुद से भी कर सकते हो। पर डोंट वरी, कल पहले हम जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए वो करेंगे, फिर करेंगे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो सी यू गाइज टुमारो। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम क्लियर हो। सो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय।